गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सैंपल इन्वेस्टिगेशंस के अंतर्गत जो सैंपल इन्वेस्टिगेशंस मेथड्स है उनकी स्टडी हम लोग कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स के दो पार्ट्स है, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो इसकी जो रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है अर्थात यादृच्छिक प्रतिचयन या प्रायिकता प्रतिचयन की विधियां हैं, उनकी स्टडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स की, अर्थात गैर यादृच्छिक या गैर प्रायिकता प्रतिचयन की विभिन्न विधियों की। इसके अंतर्गत नॉन रैंडम सैम्पलिंग के जो डिफरेंट मेथड्स है जैसे कि जजमेंटल सैम्पलिंग, सविवेक प्रतिचयन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधा प्रतिचयन, कोटा सैम्पलिंग, नियतांश प्रतिचयन और लास्टली सीक्वेंशियल सैम्पलिंग अर्थात अनुक्रमिक प्रतिचयन आदि की स्टडी डिटेल में इस वीडियो में हम आज करेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि जो सैम्पलिंग मेथड्स है उसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सेकंड है नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के जो डिफरेंट मेथड्स है उनकी स्टडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स की। तो इसमें फर्स्ट मेथड है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग अर्थात सविवेक प्रतिचयन, सेकंड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधा प्रतिचयन, थर्ड है कोटा सैम्पलिंग अर्थात नियतांश प्रतिचयन और लास्ट है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग अर्थात अनुक्रमिक प्रतिचयन। ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग के कुछ मेन मेथड्स है। इसके अलावा भी कई मेथड्स की स्टडी इसमें की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्या तात्पर्य है, अर्थात गैर यादृच्छिक या गैर प्रायिकता प्रतिचयन से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, जो रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी उसके अंतर्गत प्रतिदर्श की इकाइयां यूनिवर्स से इस प्रकार सेलेक्ट की जाती थी कि यूनिवर्स की प्रत्येक यूनिट के सैंपल में सेलेक्ट होने की समान या इक्वल प्रोबेबिलिटी होती थी। वहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो पूर्णतया ऑब्जेक्टिव और रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड थी और उस पर इंडिविजुअल बायसनेस या पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यादृच्छिक प्रतिचयन की सिचुएशन में प्रायिकता नियम भी लागू किए जा सकते हैं, किंतु जब बात हम नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की करते हैं तो इसके अंतर्गत समष्टि की प्रत्येक इकाई के सैंपल में शामिल होने की प्रायिकता इक्वल या समान नहीं होती है। इसमें चयन प्रक्रिया चांस पर बेस्ड न होकर पूर्णतः या अंशतः सब्जेक्टिव अर्थात व्यक्तिनिष्ठ या पक्षपातपूर्ण होती है। यही कारण है कि ऑलमोस्ट नॉन रैंडम रूप से सेलेक्टेड सैंपल्स समष्टि के अभिलक्षणों को प्रॉपर रूप से रिप्रेजेंट नहीं करते और नॉन रैंडम सैम्पलिंग रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा 100 यूनिट्स का या 100 बॉल्स का एक यूनिवर्स है और इसमें से हम रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ प्रत्येक बॉल के सैंपल में इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी 1/100 होगी, अर्थात ब्लू बॉल के सैंपल में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/100 है। ग्रीन बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसी प्रकार से येलो बॉल और ग्रे बॉल के सैंपल में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल अर्थात 1/100 होगी और इस प्रकार से हम सैंपल का सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू सिलेक्टेड सैंपल जिसमें प्रत्येक बॉल के सैंपल में इंक्लूड होने की प्रायिकता समान है। लेकिन यही सिलेक्शन यदि हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग अर्थात नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बेसिस पर करें तो इस सिचुएशन में हम जो सिलेक्शन करेंगे वो रैंडमली नहीं करेंगे बल्कि
कुछ क्राइटेरिया के आधार पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, या तो हम लेफ्ट साइड से ही सैंपल का सिलेक्शन कर लेंगे या राइट साइड से सैंपल का सिलेक्शन कर लेंगे, या इसके अलावा हमें कुछ क्राइटेरिया दे दिया जाएगा कि हमें 3 ब्लू का, 2 ग्रीन का और 4 येलो बॉल का सिलेक्शन करना है, तो इस बेसिस पे हम सैंपल का सिलेक्शन करेंगे। या इसके अलावा जो यूनिट्स हमारे लिए या जो बॉल्स हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है, हम उनका सिलेक्शन कर लेंगे। अर्थात नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में प्रत्येक बॉल के सैंपल में शामिल होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल अर्थात 1/100 नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक बॉल के सैंपल में सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो डिफरेंट होगी। तो ये हुआ रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग का डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग अर्थात सविवेक प्रतिचयन। सविवेक प्रतिचयन समष्टि में से गैर यादृच्छिक प्रतिचयन चुनने की वह रीति है जिसके अंतर्गत प्रतिदर्श इकाइयाँ पूर्ण रूप से अनुसंधानकर्ता के निर्णय विवेक पर निर्भर करती है। इसे डेलिब्रेट सिलेक्शन अर्थात सविचार प्रतिचयन या सोउद्देश्य प्रतिचयन अर्थात पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। इस विधि में ऐसे सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है जिसे चयनकर्ता किसी विचाराधीन अभिलक्षण के संदर्भ से संबद्ध समष्टि का प्रतिनिधि समझता है। इसमें न किसी नियम का पालन होता है और न ही यहाँ सैंपल का सिलेक्शन चांस के बेसिस पे या यादृच्छिक रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कार उद्योग का अध्ययन हमें करना है तो उस सिचुएशन में मारुति उद्योग को शामिल करना परम आवश्यक है। हो सकता है यादृच्छिक प्रतिचयन में मारुति उद्योग सैंपल में शामिल हो नहीं पाए, इस कारण इसका सिलेक्शन निर्णय विवेक के आधार पर अनुसंधानकर्ता सैंपल में करेगा। प्रायोगिक सर्वेक्षणों और अन्वेषणात्मक अनुसंधानों के लिए जजमेंटल सैम्पलिंग मेथड काफ़ी उपयुक्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये आपका पॉपुलेशन है और ये रिसर्चर यानी अनुसंधान करता है और उसने अपने विवेक के आधार पर जो जो यूनिट इन्हें लगी कि इम्पोर्टेंट है, सैंपल में इंक्लूड होनी ही चाहिए, उसे इन्होंने शामिल कर लिया। इसमें किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया गया है और ना ही इसमें कोई अंतराल के बेसिस पर सिलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुविधा प्रतिचयन यानी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सुविधा प्रतिचयन विधि में जो सैंपल का सिलेक्शन होता है वो प्रायिकता या निर्णय विवेक के आधार पर नहीं होता है, बल्कि यहाँ सैंपल का सिलेक्शन यूनिट्स की उपलब्धि, सुलभता और सुविधा के बेसिस पे होता है। टेलीफोन डायरी या मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में से सैंपल इकाइयों का जो सिलेक्शन किया जाता है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड का ही एग्जाम्पल है। आजकल जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में लगभग डेली इंस्टेंट पोल सर्वेज पब्लिश किए जा रहे हैं, वो भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर में ये आपका रिसर्चर है और ये पूरी पॉपुलेशन यूनिट्स है। तो इस रिसर्चर ने जो ये सैंपल का सिलेक्शन किया है वो किस बेसिस पे किया है कि जो जो यूनिट इनके पास में निकट उपलब्ध है उनको इन्होंने शामिल कर लिया। तो ये हुआ आपका सुविधा प्रतिचयन। नेक्स्ट है
कोटा सैंपलिंग अर्थात नियतांश प्रतिचयन। इस विधि के अंतर्गत जो अनुसंधान करता है उसे समष्टि के कुछ विशिष्ट अभिलक्षणों जैसे भौगोलिक क्षेत्र, आयु, वर्ग, लिंग, जाति, आर्थिक स्तर आदि के आधार पर प्रतिदर्श इकाइयों की पूर्व निश्चित मात्रा दे दी जाती है और इस पूर्व निश्चित मात्रा अर्थात कोटा के अधीन सैंपल यूनिट्स का सिलेक्शन अनुसंधानकर्ता स्वेच्छा से अपने विवेक के अनुसार करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये देखना है कि कोरोना का इम्पैक्ट लोगों पर कितना पड़ा या किस रूप में पड़ा या किसको इसने ज़्यादा प्रभावित किया, और हमारे लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है वो ये है कि हमें अपने जो सर्वेक्षण है उसमें शामिल करना है 300 फीमेल्स को, 300 मेल्स को, 200 चिल्ड्रंस को और 200 सीनियर सिटीजन्स को। इस प्रकार से हमें किसी स्थान पर जहाँ 10,000 लोग निवास करते हैं और हमें सैंपल लेना है 1,000 का, और हमें दे दिया गया है कि 300 फीमेल शामिल हो, 300 मेल शामिल हो, 200 चिल्ड्रन शामिल हो और 200 सीनियर सिटीजन शामिल हो, तो हम इन लोगों को शामिल करेंगे अपनी इच्छा से, अर्थात अनुसंधानकर्ता अपने विवेक से और अपनी इच्छा से इस कोटा के आधार पर यूनिट्स का सिलेक्शन करेगा और उसके आधार पर कंक्लूजन या रिजल्ट्स निकालेगा। इस प्रतिचयन विधि का उपयोग मत सर्वेक्षणों, बाजार अनुसंधान सर्वेक्षणों और सामाजिक सर्वेक्षणों में व्यापक रूप से किया जाता है। इसे आप इस पिक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका यूनिवर्स या पॉपुलेशन, और सैंपल सिलेक्शन के लिए जो आपका कोटा डिटरमाइन किया गया है वो है कि आपको सिर्फ सैंपल में मेल को ही इंक्लूड करना है, और मेल भी ऐसे जिनकी एज 50 से अबोव है। तो जो फीमेल्स है वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो चुकी हैं, इन्हें तो आपको सैंपल में इंक्लूड करना ही नहीं है। बाकी बचे मेल, और मेल में से भी आपको ऐसे मेल इंक्लूड करने हैं जिनकी एज 50 से ज़्यादा है। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 50 से ज़्यादा है। तो ये बन गया आपका कोटा सैम्पलिंग मेथड के आधार पर सैंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। इस विधि के अनुसार एक समष्टि या यूनिवर्स में से सैंपल यूनिट्स के समूह सीक्वेंस में एक एक करके निकाले जाते हैं। अगले सैंपल्स का सिलेक्शन पिछले सैंपल्स के एनालिसिस से प्राप्त डिसीजंस के आधार पर किया जाता है। हर स्टेज पर प्राप्त सैंपल से परिकलित रिजल्ट्स ये बताते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना है या यूनिवर्स के बारे में कुछ डिसीजन लेकर इस प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग विशेष रूप से स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। यदि फर्स्ट सैंपल से ये स्पष्ट होता है कि वस्तु की क्वालिटी निर्दिष्ट सीमाओं अर्थात स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है तो ये स्वीकार कर लिया जाता है और फिर दूसरा सैंपल सेलेक्ट नहीं किया जाता। यदि फर्स्ट सैंपल के बेसिस पर वस्तु की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप नहीं होती तो दूसरा बड़ा सैंपल निकाला जाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि क्वालिटी एक्सेप्टेंस लेवल पर नहीं आ जाए। तो ये हुआ आपका सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग अर्थात प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है तथा नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पर हमारा सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन, सैंपल इन्वेस्टिगेशन तथा सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स की स्टडी कर चुके हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।